हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज 6 फरवरी है। स्टार्ट करते हैं प्री क्योर, जिसमें हम प्रीलिम रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास है कान्हेरी केव्स। कान्हेरी केव्स संजय गांधी नेशनल पार्क में लोकेटेड है, जो लोकेटेड है सेल्सिट आइलैंड के ऊपर। तो सेल्सिट इज़ वन ऑफ द 7 आइलैंड्स जो ओरिजिनली पार्ट बने थे बॉम्बे का। ठीक है जी। एंड मोर ओवर, जो मैं ग्रेटर आपको हिस्ट्री बताऊँ सेल्सिट की, तो सेल्सिट का पहले कंट्रोल था पोर्चुगीज़ के पास। उसके बाद जब प्रिंसेस कैथरीन की मैरिज होती है किंग चार्ल्स II के साथ, तो कुछ आइलैंड्स ऐसे थे जो कि चार्ल्स को डाउरी में मिले थे, लेकिन सेल्सिट का कंट्रोल उसके बाद भी पोर्चुगीज़ के पास ही रहा। एंड फाइनली विद द ट्रिटी ऑफ सैलबाई, जो मराठास के साथ हुई थी, ब्रिटिश की ट्रिटी, तो उसके बाद ये आइलैंड का कंट्रोल चला गया था ब्रिटिश के पास। ठीक है जी। एंड इस पर जो हमारा मुंबई का काफ़ी मेजर पार्ट लोकेटेड है सेल्सिट आइलैंड के ऊपर, एंड जो थाने सिटी है वो भी सेल्सिट पर ही लोकेटेड है। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी। वापस आते हैं कान्हेरी केव्स पर। तो ये आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स है ऑफ रॉक कट केव्स। ठीक है जी। एंड बेसाल्टिक रॉक्स हैं जिनको काट कर ऐसे फिगर्स बनाए हुए हैं। एंड जो मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर है यहाँ पर वो है अवलोकितेश्वरा का, जिनको पद्म पानी भी कहते हैं। तो दिस इज़ अ बोधिसत्व एंड इनके हाथ में है एक लोटस। ठीक है जी। तो पिक्चर आप देख लीजिएगा गूगल करके, अवलोकितेश्वरा की, या जिनको पद्म पानी भी कहते हैं। एंड दीज आर द ओल्डेस्ट केव्स दैट आर रिलेटिवली प्लेन एंड अनअडोन्ड इन द कॉन्ट्रास्ट टू द लेटर केव्स ऑन द साइट एंड एलिफेंटा केव्स। तो एक जो ट्रेंड हमने ऑब्जर्व किया इन केव्स में वो क्या है कि जो तो सबसे पुराने केव्स हैं वो कंपैरेटिवली प्लेन हैं एंड अनअडोन्ड हैं, कि इतनी उनके ऊपर नकाशी नहीं की हुई। लेकिन उसके बाद जो लेटर हमने क्रोनोलॉजी वाइज अगर हम देखें तो जो लेटर केव्स हैं वो थोड़े ज़्यादा ब्यूटीफाइड हैं, उन पर ज़्यादा जो वॉल्स हैं या केव्स की जो एंट्रेंस है उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा काम किया हुआ है। एंड सेम इज़ ट्रू फॉर एलिफेंटा केव्स एज वेल। ये भी काफ़ी अनबेलिशिंगली ब्यूटीफुल केव्स हैं, तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा पढ़ना है। ठीक है जी। एंड संस्कृत में कान्हेरी का मतलब है कृष्णगिरी, विच मीन्स ब्लैक माउंटेन। तो ये कुछ चीज़ें हमने देखी कान्हेरी केव्स के बारे में, जो लोकेटेड है महाराष्ट्र में। इसके बाद हम ट्रेड यूनियंस इन इंडिया की बात करते हैं। तो जो सबसे पहली ट्रेड यूनियन एसोसिएशन बनी थी इंडिया की, एसोसिएशन ऑफ इंडियन वर्कर्स, जिसका नाम था बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। इसको बनाया था NM लोखंडे ने इन 1890। ठीक है जी। तो इससे पहले 1881 में फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट आया था। तो आपको कमेंट्स में बताना है कि ये कौन से गवर्नर जनरल थे उस टाइम पर जिनके टेन्योर के दौरान फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट पास हुआ था। ठीक है जी। एंड मोर ओवर, इसके जो मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स हैं वो आपको जानने हैं कि क्या इसमें कुछ हॉलीडेज से रिलेटेड चीज़ें थी कि एक दिन ऑफ रखना है या नहीं, एंड चाइल्ड लेबर से रिलेटेड या विमेन की जो लेबर थी उससे रिलेटेड कुछ ऐसे नॉर्म स्पेसिफिक थे या नहीं थे। एनी हाउ, कमिंग बैक, जो फर्स्ट क्लियरली रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है इंडिया में, द टाइटल गोज टू मद्रास लेबर यूनियन, जिसको बनाया था BP वाडिया ने इन 1918। तो काफ़ी टाइम के बाद, ऑलमोस्ट अराउंड 28 ईयर्स के बाद, 28 ही बने, यस 28 ईयर्स के बाद एक नई जो फर्स्ट रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन बनती है। एंड जो फर्स्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनती है, दैट उसका नाम था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920। तो 1920 अगेन इज़ इम्पॉर्टेंट ईयर, क्योंकि इस टाइम पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक तो 1919 में सबसे पहले टू बिगिन विद जलियांवाला बाग का मैसेकर होता है। उसके बाद फिर 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट, तो ऐसी चीज़ें चलती हैं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ईयर है। एंड इस टाइम पर 2 कांग्रेस के सेशंस भी हुए थे, नागपुर सेशन एंड दूसरा सेशन आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि कौन सा था। एंड दोनों सेशन में से किस सेशन में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो पास हुई थी, वो भी आपको कमेंट्स में बताना है। ठीक है जी। इसके बाद ट्रेड यूनियन एक्ट आता है 1926 का, जो जिसने कुछ ऐसे रूल्स बनाए फॉर रेगुलेशन एंड क्लोजर मॉनिटरिंग ऑफ ट्रेड यूनियंस। तो इस एक्ट के बारे में भी थोड़ा दोस्तों देखना ज़रूरी है, क्योंकि पिछले साल आई गेस इसमें से एक क्वेश्चन भी आया था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। एंड प्रेजेंटली अगर हम प्रेजेंट इंडिया की बात करें तो भारतीय मजदूर संघ जो है वो सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन फेडरेशन है इंडिया की।
ठीक है जी। तो अब हमें पता है कि सबसे पहली एसोसिएशन कौन सी थी वर्कर्स की, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, जिसको NM लोखंडे ने बनाया था 1890 में। उसके बाद जो पहली रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है वो मद्रास लेबर यूनियन है BP वाडिया की। एंड जो फर्स्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन है दैट वाज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। आगे बढ़ते हैं जी। तो ये हमारे पास है मैप ऑफ सिनाई पेनिनसुला। तो आज न्यूज़पेपर में मेंशन आया था सिनाई पेनिनसुला का, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको जो भी कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं यहाँ के वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर कहीं लोकेटेड है हमारा नेगेव डेजर्ट, ठीक है जी। एंड ये गोलान हाइट्स हैं विच आर करंटली एडमिनिस्ट्रेड बाय इज़राइल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़राइल का थोड़ा हम बॉर्डर जान लेते हैं। तो 4 कंट्रीज़ हैं जो इज़राइल को बॉर्डर करती हैं, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया एंड लेबनान, ठीक है जी। एंड उसके बाद ये जो यहाँ पर ब्लू हमें सी दिख रहा है, दिस इज़ सी ऑफ गैलीली, ठीक है जी। एंड दिस इज़ डेड सी। यहाँ पर कहीं ऐसे जॉर्डन रिवर भी आ रहा है, तो ये जो रिवर है ये जॉर्डन रिवर है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। एक तो जो इम्पॉर्टेंट और मैं चीज़ बताऊँ आपको कि जो इज़राइल है ये दोनों रेड सी एंड मेडिटरेनियन सी दोनों के साथ इसका जो बॉर्डर है वो लग रहा है। यहाँ पर एक सिटी है, एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी है, सिटी ऑफ इल्लत, ठीक है जी। तो ये सिटी भी इज़राइल की ही है। दिस इज़ नोन एज गल्फ ऑफ अकाबा एंड ये गल्फ ऑफ सुएज़ है। तो जैसे आपको पता ही होगा कि दिस इज़ सुएज़ कैनाल, यहाँ पर जो मैन मेड कैनाल है। एंड इस कैनाल के बनने के बाद ही काफ़ी जो ट्रेड रूट था वो सिंप्लीफाई हो गया था, क्योंकि उससे पहले जो सारा अफ्रीका घूमकर फिर ऊपर यूरोप जाना पड़ता था, तो इससे काफ़ी रूट छोटा हो गया था, ठीक है जी। एंड जो एक इम्पॉर्टेंट और स्ट्रेट है दैट इज़ स्ट्रेट ऑफ तिरान, यहाँ पर लोकेटेड है। तो ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। एंड गाज़ा स्ट्रिप एज यू नो यहाँ पर लोकेटेड है, लिखा है मैप में। तो इज़राइल एंड जो इसके सराउंडिंग एरियाज़ हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी और दिन हम जो पूरा अरेबियन पेनिनसुला है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक तो हमारे इज़राइल के साथ रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं एंड मोर ओवर ये एरिया हमेशा न्यूज़ में रहता है विद वन रीज़न और सम अदर। तो इसलिए कंटिन्यूस न्यूज़ में होने के कारण एंड काफ़ी कंटेंशियस एरिया होने के कारण इनको UPSC काफ़ी पसंद करती है पेपर में पूछना, तो इसलिए हमें थोड़ा जानना ज़रूरी है। और भी कुछ ऐसे एंड हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट मैं आपको चीज़ बता दूँ, दिस इज़ नोन, यहाँ पर जो सदर्न मोस्ट सिटी है दैट इज़ शर्म अल शेख। तो ये सिनाई पेनिनसुला की जो सदर्न मोस्ट सिटी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है, तो दैट इज़ शर्म अल शेख, ठीक है जी। तो कुछ चीज़ें हमने देखी इस जोग्राफिकल एरिया के बारे में। आगे बढ़ते हैं, GS 3 की तरफ चलते हैं। तो आज हम बात करते हैं सब्सिडीज़ की। तो इंडिया में अगर हम सब्सिडीज़ की बात करें तो रुपीज़ के वाइज जो सबसे ज़्यादा एलोकेशन होती है 11 लाख करोड़ के अराउंड जो सब्सिडी दी जाती है वो दी जाती है फूड सब्सिडी के रूप में, ठीक है। जो हमारी PDS स्कीम्स हैं एंड जो वेरियस चीज़ें हैं MSP वगैरह, तो वो सब फूड सब्सिडी का पार्ट बनती हैं। तो विच इज़ इनॉर्मस 11 लाख करोड़, ठीक है जी। इसके बाद फिर फर्टिलाइज़र सब्सिडी है सेकंड पर हमारे पास। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं फॉर इन द केस कि कोई ऐसा क्वेश्चन आए जो पूछे कि सब्सिडीज़ को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कहीं अरेंज करना है। तो दूसरे पर फर्टिलाइज़र सब्सिडी है विच इज़ अराउंड 66,000 करोड़ एंड इसमें 2 सब्सिडीज़ आती हैं। एक तो स्पेसिफिक यूरिया की जो सब्सिडी है दैट इज़ 47,000 करोड़ एंड जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है विच इज़ 18,000 करोड़, ठीक है जी। तो सब्सिडी फर्टिलाइजर सब्सिडी फर्दर 2 पार्ट्स में आ गए। इसके बाद हमारे पास पेट्रोलियम सब्सिडी है विच इज़ अराउंड 27,000 करोड़ एंड इसमें अगेन 2 सब्सिडीज़ हैं। LPG सब्सिडी 18,000 करोड़ एंड दूसरे पर है केरोसिन सब्सिडी विच इज़ 8,000 करोड़, ठीक है जी। एंड पिछले कुछ सालों में ही एक स्टेट ऐसी थी जो टोटली केरोसिन फ्री हो गई थी कि उन्होंने जो अपने PDS शॉप्स हैं उनके ऊपर भी केरोसिन की सप्लाई बंद कर दी थी। तो वो आपको दोस्तों कमेंट्स में बताना है कि कौन सी स्टेट थी। प्लीज़ सर्च कीजिएगा थोड़ा, क्योंकि कई बार ऐसे 2-3 साल पुराने जो करंट अफेयर हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए टू बी ऑन द सेफर साइड। एनीवे, एंड जो लास्ट हमारी सब्सिडी है दैट इज़ इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू फार्मर्स, जो
किसान क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, उनमें जो इंटरेस्ट सबवेंशन होती है विच कॉस्ट द गवर्नमेंट अराउंड 13,000 करोड़। ठीक है जी, तो अब हमारे पास क्लियर फैक्ट्स हैं। सबसे पहले फूड सब्सिडी, उसके बाद फर्टिलाइज़र सब्सिडी, फिर उसके बाद पेट्रोलियम सब्सिडी एंड देन विज इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर फार्मर्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम हाई स्पीड रेलवे सिस्टम की बात करें तो कोई ऐसी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है जो इस चीज़ को डिफ़ाइन करे, लेकिन जो एक ऐसे नॉर्म चॉक आउट हुआ है कन्वेंशंस के थ्रू ही कि 250 किलोमीटर पर आवर की ऊपर की जो ट्रेन्स हैं या इसके अराउंड जो रेलवे सिस्टम डिज़ाइन हुआ है इन स्पीड्स के लिए, उसको हम जनरली कैटेगराइज करते हैं हाई स्पीड रेलवेज़। ठीक है जी, एंड 16 नेशंस हैं ऐसे जो बोस्ट करते हैं कि उनमें हाई स्पीड रेलवेज़ हैं, एंड सबसे ज़्यादा जो लॉन्गेस्ट नेटवर्क है हाई स्पीड ट्रेन्स का, दैट इज़ इन चाइना, अराउंड 27,000 किलोमीटर्स ऑफ ट्रैक्स ऑफ हाई स्पीड रेलवेज़। ठीक है जी, इसके बाद जापान, स्पेन, फ्रांस एंड जर्मनी, इनके पास भी डेडिकेटेड हाई स्पीड ट्रेन्स के स्ट्रेचेस हैं जो कि रन करते हैं अराउंड 1000 किलोमीटर्स। तो यूजुअली क्या होता है कि जो हाई स्पीड ट्रेन्स हैं वो भी कन्वेंशनल ट्रैक्स के ऊपर ही रन कर सकती हैं, एंड इवन कि कन्वेंशनल जो गेज सिस्टम है उनके ऊपर भी। एज यू नो कि इंडिया में ब्रॉड गेज अब फॉलो हो रहा है, ब्रॉड गेज सिस्टम, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। और दो थोड़ा स्पेसिफिक ही है, लेकिन फिर भी कुछ साल पहले ही इंडियन जो रेलवेज़ हैं उन्होंने अचीव कर लिया, सारी जो रेलवे लाइंस हैं जो प्लेन्स पर चलती हैं दे आर नाउ ब्रॉड गेज, एंड एक नैरो गेज सिस्टम भी है। तो आपको जानना है कि इसमें जो गेज बेसिकली इसके जो दो ट्रैक्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। तो ब्रॉड गेज के केस में कितना है ये चेक कर लीजिएगा, नैरो गेज के केस में कितना है। नैरो गेज यूजुअली फॉलो किया जाता है फॉर द हिली रीजन्स, ब्रॉड गेज आई गेस इज़ 1000 मीटर्स नहीं, सॉरी गलत, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, आई डोंट वांट टू गिव फॉल्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी, तो इसके बाद जो बुलेट ट्रेन की बात करें इंडिया के केस में, तो ये रन करेगी मुंबई टू अहमदाबाद, एंड जो टारगेट है गवर्नमेंट का कि 2022 के तक हम इसको अचीव कर लेंगे, एंड 508 किलोमीटर का ये हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर बनेगा जो कि जापानीज़ असिस्टेंस से बनेगा, जो जापानीज़ सॉफ्ट बैंक है वहाँ से हमें लोन मिलेगा इसके लिए। कुछ 10 कोचेस की ट्रेन होगी जो 350 किलोमीटर, जिसकी मैक्सिमम स्पीड रखी गई है 350 किलोमीटर पर आवर, एंड 92% जो रूट होगा वो एलिवेटेड होगा, ग्राउंड के ऊपर होगा, 6% थ्रू टनल्स जाएगा, एंड जो रिमेनिंग 2% है वो ऑन लेवल ग्राउंड होगा। एंड जो थ्रू टनल्स है इसमें कुछ एरिया ऐसा भी है जो अंडर सी जाएगा, अरेबियन सी के नीचे से, अरेबियन, ठीक है जी, जो भी स्पेलिंग है, एनी हाउ। तो ये पूरा मैप है, यहाँ से साबरमती से स्टार्ट होगी अहमदाबाद से एंड जाएगा मुंबई तक, एंड यहाँ जो बॉयसार का एरिया है यहाँ पर कुछ पार्ट अंडर वाटर भी जाएगा। ठीक है जी, तो कई चीज़ें आ गई, एलिवेटेड, ऑन ग्राउंड, अंडर वाटर एंड थ्रू टनल्स एज वेल। एनी हाउ आगे बढ़ते हैं। तो एक और इसी के साथ मिलता जुलता हाई स्पीड ट्रेन्स का कॉन्सेप्ट है मैगलेव ट्रेन्स। तो ये जो मैगलेव हैं ये बेसिकली चलते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन के साथ। होता क्या है कि ट्रेन जो रेल्स के ऊपर रन नहीं करती, जैसे कन्वेंशनल ट्रेन्स हैं जो व्हील्स यूज़ करती हैं, तो इसमें व्हील स्किप होते हैं, एंड ट्रेन थोड़ी एलिवेटेड होती है जो ट्रैक्स है उनके ऊपर थ्रू द मैग्नेटिक फोर्सेस, एंड इसी के जो मैग्नेट्स हैं वो ही थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं कि ट्रेन आगे मूव कर पाए। एंड अगर हम कन्वेंशनल ट्रेन्स के साथ इसका कंपैरिजन करें तो ये काफ़ी इनके कंट्रोल्स, ब्रेकिंग एंड एक्सेलरेशन काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है, क्योंकि हमने फ्रिक्शन एलिमिनेट कर दी काफ़ी हद तक। एंड प्रॉब्लम क्या है कि काफ़ी एक्सपेंसिव ये कॉन्सेप्ट है। तो प्रेजेंटली सिर्फ 3 ऑपरेशनल कमर्शियल मैगलेव सिस्टम्स हैं प्रेजेंटली जो जापान, चाइना एंड साउथ कोरिया में चल रहे हैं। ठीक है जी, तो अभी हमने कुछ चीज़ें देख ली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैगलेव ट्रेन्स एज वेल एज बुलेट ट्रेन एंड हाई स्पीड रेलवेज़। तो इंडिया में कैसे अब चेंजेस आएंगी वो विल लुक फॉरवर्ड टू दैट इन फ्यूचर। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल, बाय बाय।